नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में फिलहाल जंग थम जरूर गई, लेकिन शोले ठंडे नहीं पड़े। बातचीत के जरिए पानी डालने का प्रयास तो भरपूर किया जा रहा है, लेकिन हॉर्मुज और यूरेनियम ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जो एक तरह से आग में घी का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध एक बार फिर से भड़केगा और दुनिया महंगाई की आग में फिर झुलसेगी। ये वो तीन तस्वीरें जो आज के आक्रमण को और भी ज्यादा विध्वंसक बनाती हैं। देखिए, पहली तस्वीर 28 फरवरी 2026 को ईरान में ऐसी सुबह हुई जिसने शायद ईरान को अब तक की सबसे बड़ी तबाही तोहफे में दी थी, लेकिन अपने हौसलों से ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजराइल की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। उनकी इंटेलिजेंस पावर नाकाम साबित हुई। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस मलबे के ढेर में बदल गए और इजराइल में भारी तबाही हुई और मिडिल ईस्ट के देशों के अहम ठिकाने भी बर्बाद हो गए। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेलर है। एक रिपोर्ट कहती है सीज फायर की अवधि के दौरान ईरान ने अपनी खोई ताकत इस हद तक बढ़ा ली कि वो अभी लंबे समय तक जंग लड़ सकता है। तो क्या ये खतरे की बात है अमेरिका और इजराइल के लिए, बताएंगे आगे। जो दूसरी तस्वीर, प्रॉक्सी संगठन से निपटने की जिम्मेदारी इजराइल ने संभाल रखी है। साल 2023 में हमास के युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह और हुती ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, जिनका इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस साल भी ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। काफी मुश्किलों के बाद में लेबनान सरकार और इजराइल के बीच में सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इजराइल के हमले तो अभी भी जारी हैं और इजराइल लेबनान के एक बड़े मिशन की ओर बढ़ रहा है। आखिर क्या है वो मिशन, बताएंगे आपको। और एक और आज की जो तीसरी बड़ी तस्वीर, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरा ईरान एकजुट है। अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। IRGC से लेकर ईरानी सेना, बासिस फोर्स और सरकार और दूसरी एजेंसीज ने हमलों का जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन अब ईरान में सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। IRGC और सरकार के बीच में कुछ तल्खी नजर आती है। ईरान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और इस्लामिक शासन के प्रति वफादार IRGC के बीच में क्या तलवारें खिंच गई हैं और क्या इसका फायदा अमेरिका और इजराइल उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। बताएंगे आपको एक एक पहलू, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग और बड़ी खबर ईरान अमेरिका की वार्ता से जुड़ी हुई है। जी हां, ईरान और अमेरिका एक बार फिर से अब मेज पर आमने सामने होंगे। मंगलवार का दिन है और जगह भी तय हो गई है। एक बार फिर से वही इस्लामाबाद, जहां पर पिछली बार 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही, अब दूसरी बार भी शांति वार्ता के लिए अब तैयारी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी पुष्टि कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शांति वार्ता मंगलवार को इस्लामाबाद में होगी और US डेलीगेशन इस्लामाबाद कल रवाना हो जाएगा। अमेरिका और ईरान में ये दूसरे दौर की बातचीत है। JD वेंस के पाकिस्तान जाने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। JD वेंस इस बार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार JD वेंस जब गए थे तो बहुत ज्यादा कुछ हाथ अमेरिका को लगा नहीं। 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन वो बेनतीजा रही। तो क्या इस बार किसी और को इस मध्यस्थता का एक तरह से कहा जाए जिम्मेदारी दी जाएगी, इस शांति वार्ता की जिम्मेदारी, या फिर एक बार फिर से JD वेंस नई प्लानिंग के साथ में नजर आएंगे, ये देखा जाएगा। और एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप ने ईरान पर फिर लगाया है बड़ा आरोप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े आरोप लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सीज फायर ईरान ने ही तोड़ी है। आपको बता दें, शांति समझौते का एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया और उन्होंने कहा शांति समझौता होकर रहेगा, चाहे किसी भी तरह से हो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है अगर ये शांति समझौता नहीं हुआ। और जिस रूप में सीज फायर टूटा उसका भी जिम्मेदार एक तरह से ईरान को ही ठहरा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान जो लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने किया है हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यही वजह है कि अब किसी तरह का सीज फायर हॉर्मुज स्ट्रेट में नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं शांति समझौता होकर रहेगा, चाहे किसी भी तरह से हो। तो क्या अमेरिका ईरान की सभी शर्तों के लिए तैयार होगा, क्योंकि ईरान अमेरिका या इजराइल की किसी भी मनमर्जी के लिए तैयार नहीं है। ईरान क्लियर कट के बाद स्पष्ट तौर से कह चुका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अमेरिका और ईरान के तनाव की जिस तरह से चल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ता की तारीख भी आ गई, लेकिन सवाल ये क्या ये समझौता हो भी पाएगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे की शर्तें मानना ही नहीं चाहते और दोनों की शर्तें ऐसी जो दोनों ही एक राय आसानी से होती नजर नहीं आती। इस बीच अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसके अनुसार ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल साबित हुए। उन्होंने भले ही आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के रूप में शुरुआती कामयाबी मिल गई हो, लेकिन ईरान के पलटवार ने साबित कर दिया कि उसकी ताकत बेमिसाल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन हैं, जिनकी बदौलत ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसेस को तबाह किया। इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और तेल बेच कर अमीर हुए खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी मिट्टी में मिला दिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में एक अहम पड़ाव आया 2 हफ्ते के सीज फायर के रूप में। बातचीत की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन वो बार बार अटकती दिख रही है। हॉर्मूज, यूरेनियम, प्रॉक्सी सपोर्ट समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। सीज फायर के दौरान माना जा रहा था कि अमेरिका जंग की तैयारियां तेज कर सकता है, लेकिन इस बीच ईरान की ताकत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 40% ड्रोन और 60% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा समय तक और लड़ने की क्षमता मौजूद है। हालांकि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को अनुमान है कि ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है। इसे हॉर्मूज शिपिंग ट्रैफिक के लिए खतरा पैदा करने और जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक ईरान के ड्रोन बेहद शक्तिशाली साबित हुए। आशंका जताई जा रही है कि ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है और इस काम के पूरे होने तक ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच सकता है। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास मौजूद मिसाइल लॉन्चरों का करीब 70% हिस्सा 40 दिन तक जंग लड़ने के बाद भी मौजूद रहेगा। ईरान की मिसाइलें काफी एडवांस्ड हैं। माना जा रहा है कि संघर्ष विराम के समय ईरान ने करीब 100 ऐसे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम बर्बाद किए, जिन्हें गुफाओं और बंकर में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध के पहले के स्तर का लगभग 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा तक लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी थी कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, अगर वो जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल ईरान अपनी पुरानी ताकत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका को महंगी मिसाइलें बनाने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में जंग का ये ऊंट ईरान के पक्ष में बैठता दिख रहा है। अब देखिए, ईरान की कई बड़ी ताकतें नजर आती हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में भले ही कितनी ही तोड़ने की कोशिश ईरान को क्यों ना की गई हो, चाहे बात अमेरिका की हो या फिर इजराइल की, लेकिन ईरान हमेशा अपनी मजबूती के साथ में डटा रहा। ईरान की वो बड़ी ताकतें कौन सी हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कई रिपोर्ट ऐसी सामने आई हैं पश्चिमी मीडिया की, उन मीडिया के हवाले से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के पास में अभी भी हमलावर ड्रोन का जखीरा है। लगभग 40% स्टॉक अभी भी ईरान के पास हमलावर ड्रोन मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अब दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के पास में जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसका भी 60% से ज्यादा का जखीरा अभी बचा हुआ है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि ईरान पर जब जब बड़े हमले हुए पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इन मलबों के नीचे भी मिसाइल लॉन्चर्स दबे हुए हैं जो अब एक तरह से ईरान निकाल रहा है। ये कहा जाए कि तुरुप के इक्के अभी भी
ईरान की तरकश में है। अब दूसरी तरफ करीब 70% तक मिसाइल लॉन्चेस का स्टॉक ईरान के पास में हो सकता है। यानी कि अभी जो बड़ी ताकत नजर आई वो तो ट्रेलर मात्र थी, असली में तो बड़ी ताकत अभी भी ईरान छुपा कर बैठा है। इतना ही नहीं, अब खबर यह है कि जो सीज फायर है, सीज फायर हुआ 14 दिनों का, लेकिन इन सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी ताकत को एक तरह से रीस्टॉक किया। बंकरों से करीब 100 मिसाइल लॉन्चर्स एक बार फिर से निकाल दिए हैं ईरान की तरफ से। अब आप समझिए, पश्चिम मीडिया की ये जो तमाम रिपोर्ट सामने आई है उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान अभी इस जंग को और लंबा खींचने में सक्षम है। और यही बात शायद बार बार ईरान की तरफ से कही जाती रही। उसने बार बार ये बात कही कि हम चाहें तो 10 सालों तक जंग लड़ने को तैयार हैं, हम अभी भी उसकी तैयारी में डटे हुए हैं। जबकि अमेरिका तो कहता है कि ईरान की टॉप लीडरशिप, बड़े अधिकारी और बड़ी नेवी की एक टीम पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की जो सैन्य ताकत है वो पूरी तरह से पानी में समाहित हो चुकी है या मलबे में ढेर हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के कई ऐसे कौन कौन से मिसाइल ठिकाने हैं जहां पर मिसाइल रेडी टू फायर मोड में रहती हैं, जिनमें 4 तो बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। आपको उन ठिकानों के बारे में बताते हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में आखिर कौन कौन से बड़े नाम है। देखिए, मिसाइल सिटी में पहला नंबर आता है यहूद का, यज्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का। लगभग 500 मीटर गहराई में दरअसल ये हाईटेक बेस तैयार किया गया है ईरान का। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात हैं। इसमें एआई कनेक्टेड सिस्टम से ये तमाम मिसाइलें लैस बताई जाती हैं। ये तो सिर्फ यश अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। इस तरह की कई ऐसे अंडरग्राउंड सिटीज ईरान ने अपनी धरती के अंदर बनाकर रखी है। इसमें अगला नाम आता है केशम द्वीप बेस का, फारस की खाड़ी में स्थित ड्रोन ऑपरेशन का ये बहुत अहम केंद्र माना जाता है। अब बताया जा रहा है कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें इसके अंदर मौजूद हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी इसी केशम द्वीप से नजर रखी जाती है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर इजराइल और अमेरिका जैसे तमाम देशों की नजरें हैं। लेकिन ईरान बड़ी तैयारी है करके रखता है, सभी की नजरों से छुपकर बैठा हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर गड़ाए बैठा है। अब केशम द्वीप बेस के बाद में अगला नाम आता है कोनेश कैनियन साइट का। आखिर कोनेन कैनियन साइट क्या है? बताया जा रहा है करमान शहर क्षेत्र में दरअसल सुरंगों का जाल मौजूद है, और ये सुरंगों का जाल ऐसा कि अच्छों को घुमा कर रखते हैं। इसमें कयाम 1, फतेह मिसाइल, तमाम बड़ी बड़ी ऐसी खास मिसाइलें इस कोनेश कैनियन साइट में तैनात है। बताया जा रहा है खाड़ी देशों पर यहीं से ही ईरान निशाने साधता है और हमलों को अंजाम दे देता है। इसके अलावा नाम आता है इमाम जावेद बेस का, और इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। यहाँ पे बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें यहाँ पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, इजराइल पर अटैक करना इसी इमाम जावेद बेस से बहुत आसान है, और यही इमाम जावेद बेस ईरान के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ ये कुछ ही ऐसे सैन्य ठिकाने नहीं हैं जो अंडरग्राउंड सिटी के तौर पर ईरान तैयार करके बैठा है। ऐसे कई और भी खुफिया ठिकाने हैं जहां पर बड़ी सैन्य ताकत, बड़ी मिसाइल ताकत, बड़ी ड्रोन ताकत को छुपा कर रखा है ईरान ने। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई जैसा दावा डोनाल्ड ट्रंप या फिर नेतन्याहू करते हैं। अभी भी ईरान के पास ड्रोन, मिसाइल, सहयोगी नेटवर्क जैसी तमाम क्षमताएं मौजूद हैं जिसमें वो जवाबी कार्रवाई जारी रख सकता है। आपको बताते हैं ईरान की वो 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें कौन सी हैं जो खासतौर से ईरान की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। और वो बड़ी जो मिसाइल ताकतें हैं उनमें पहला नाम है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अटैक करने में सक्षम है। 1400 किलोमीटर तक की रेंज को अपने अंदर ये कैद कर लेती है। और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो बीच दिशा में भी बदलने में एक तरह से ये सक्षम है। बंकर और मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद में अगला नाम आता है जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल पलक झपकते ही अपनी रफ्तार को पकड़ती 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 700 किलोमीटर की इसकी रेंज, और खासियत ये भी मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी कभी भी लॉन्च की जा सकती है। और बताया ये जा रहा है कि ये दुश्मन के रडार से बचकर इतनी तेजी से मूव करती है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं दिया जाता।
अब अगली बारी उस शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल की, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर की है। और इसकी खासियत, ये झुंड में हमला करने में माहिर है, दुश्मन के डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है, क्योंकि ये शाहिद ड्रोन मिसाइल है। अब इसके बाद में अगला नाम शहाब 3 मिसाइल, जिसकी स्पीड ही 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, पलक झपकते ही ये अपना काम कर देती है। 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है और क्लस्टर वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है और सबसे खास बात ये कि ये मिसाइल ऐसी है कि जिसे छिपाना बहुत आसान है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी स्पीड 19600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकती है। मल्टीपल वॉरहेड यानी एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी पेलोड को टारगेट करके ये ध्वस्त कर सकती है और ये सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। और यही है वजह है कि ईरान के दुश्मन ईरान की इसी मिसाइली ताकत से थर-थर कांपते हैं, जो अभी भी जखीरे में बहुत ज्यादा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी हुई। तो अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर क्या है? ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान वार्ता के लिए अपना डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज़ ब्लॉकेड तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, ये ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। नाकेबंदी हटेगी उसके बाद ही बात होगी। आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने समय तय कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जगह तय कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दिन तय कर दिया कि मंगलवार को एक बार फिर इस्लामाबाद में बैठेंगे आमने सामने ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि किसी भी रूप में यहां पर शांति स्थापित होगी, लेकिन ईरान कह रहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार नहीं है, ना भरोसा अमेरिका पर ना पाकिस्तान पर। यही वजह है कि ईरान अपने दूसरे फेज की वार्ता के लिए डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज़ ब्लॉकेड जब तक रहेगा अमेरिका की तरफ से, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। क्लियर कट की बात कही जा चुकी है। अब एक और बड़ी खबर इस समय की, आक्रमण की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। मसूद पेज़ेश्कियान ने क्या कहा है आपको बताते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम युद्ध भड़काने वालों में से नहीं हैं, आजाद इंसान अन्याय के आगे नहीं झुकता। और पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम शांति चाहने वाले हैं और सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं और कुछ नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम युद्ध भड़काने वालों में से नहीं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ना अमेरिका की शर्तों पर, ना इजराइल की अकड़ पर। ये बात क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है ईरान की तरफ से। पहले बातचीत के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ ये झुकने से भी क्लियर कट इनकार। ईरान मजबूत स्थिति में भले ही नजर आ रहा है, लेकिन तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और ईरान सरकार के बीच में तकरार बरकरार है, तकरार बढ़ चुकी है। क्या ईरान में हालात खराब होने जा रहे हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जो ईरान की दोनों ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाली? ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। IRGC ने मोर्चा संभाला और हॉर्मुज़ से शिपिंग ट्रैफिक को रोक दिया। यहां तक कि कुछ जहाजों पर हमले भी किए गए। हालांकि ईरान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि IRGC केवल सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार है। वो केवल अयातुल्लाह का आदेश मानती है और शायद यही वजह है कि अब ईरान की सरकार और IRGC के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल से तनाव के बीच IRGC के चीफ अहमद वाहिदी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक IRGC चाहती है कि सीज़फायर के दौरान होने वाली बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव जोल कद्र को भी शामिल किया जाए, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि जोल कद्र के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक
IRGC को लगता है कि विदेश मंत्री अरागची पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में जरूरत से ज्यादा नरम रुख अपना रहे हैं। IRGC का मानना है कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल सिस्टम और प्रॉक्सी संगठनों से जुड़े फैसलों में कूटनीतिक नरमी देश के खिलाफ है। माना जा रहा है कि यही वजह है जो होर्मुज को खोलने को लेकर विदेश मंत्रालय की लाइन को सेना ने खुले तौर पर चुनौती दी है। IRGC से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी अरागची के बयान की आलोचना की। ये पहला मौका नहीं है जब IRGC के ईरान सरकार के साथ मतभेद की खबर आई। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बयान को लेकर IRGC नाराजगी दर्ज करा चुकी है। दरअसल राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अरब देशों से माफी मांगते हुए हमलों को सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई करार दिया था। साथ ही पेजेश्कियान ने वादा किया था कि जब तक अरब देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा तब तक ईरान की ओर से अरब देशों पर हमला नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान के बयान से IRGC काफी नाराज थी और उसने अरब देशों पर हमले बंद नहीं किए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पेजेश्कियान ने मुस्तफा से मिलने की कोशिश भी की, हालांकि IRGC ने उन्हें मिलने नहीं दिया। फिलहाल ईरान की सरकार और IRGC के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यकीनन अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किल न केवल ईरान और अमेरिका की बढ़ेगी बल्कि पूरी दुनिया को बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग तेहरान से जुड़ी हुई। तेहरान में अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसीज, बड़ी खबर। जी हां, तो जानकारी है तेहरान में एक बार फिर से तमाम सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट मोड पर क्यों रखा गया है? दरअसल यूएस इजराइल के सरप्राइज अटैक का डर अब सता रहा है। ईरान की सेना को हाई अलर्ट पर रखने की जानकारी सामने आ रही है और ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। सेना और सुरक्षा तंत्र को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया। क्या वजह रही? एक तरफ सीज फायर की बात, दूसरी तरफ जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ या तोड़ा ईरान ने, खासतौर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर, अब ईरान में लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। उन्हें ये शक है कि सरप्राइज अटैक कर सकता है अमेरिका और इजराइल, इसीलिए हर तरह की तैयारी पहले से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। और चलिए, जिस तरह से एक तरफ अलर्ट मोड है तो दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर इस बीच जान लीजिए। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरानी सेना की यूएस इजराइल को दो टूक धमकी। जी हां, बड़ी खबर, ईरानी सेना की यूएस इजराइल को बड़ी धमकी की खबर है और सेना क्लियर कट कह चुकी है ईरान की, हमारी सेना अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है और पूरी ताकत से दुश्मन से सामना करने के लिए हम तैयार हैं। दुश्मन का हम डटकर सामना करेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये ईरान की तरफ से एक बार फिर से बात दोहरा दी गई है। तो क्या माना जाए एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में विध्वंसक युद्ध होगा? बड़ी तैयारियां की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और ईरान ने अपनी तमाम सुरक्षा एजेंसीज को एक बार फिर से लाकर रख दिया है अलर्ट मोड पर। वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ईरान की जान और बड़ी ताकत है, लेकिन इजराइल ने तो जैसे हिजबुल्ला का अस्तित्व ही मिटाने की कसम खा ली। इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हुआ, लेकिन इसके बावजूद इजराइल की सेना लगातार लेबनान में बमबारी कर रही है। आखिर इसका मकसद क्या है? वजह क्या है जो आईडीएफ को सीज फायर तोड़ते हुए लेबनान पर अटैक करने पड़ रहे हैं? ईरान की वास्तविक ताकत यानी उसका प्रॉक्सी सपोर्ट खत्म करने की कोशिशों में इजराइल तेजी से जुटा है। यही वजह है कि इजराइल की सेना लेबनान पर लगातार हमले कर रही है। जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच लंबे अरसे के बाद बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीज फायर का ऐलान भी हो गया।
लेकिन ये सीज फायर इजराइल के हमलों में धुआं हो गया। इजराइल के लेबनान पर हमले अब भी जारी हैं। सात अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमलों के बाद से इजराइल ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया। उसकी डिफेंस की नीति अब प्रोएक्टिव अटैक में बदल गई। मतलब साफ है कि खतरा देखते ही हमला करो, इंतजार मत करो। अपनी इसी रणनीति के तहत इजराइल गाजा, सीरिया और लेबनान में एक बफर जोन बनाने पर काम कर रहा है। लेबनान में इजराइल का फोकस साफ है। आईडीएफ हिजबुल्लाह को लितानी नदी तक पीछे धकेलना चाहती है। यह लेबनान का करीब 8% हिस्सा है। खबरों के मुताबिक इजराइल की लेबनान सीमा में 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक क्लियर जोन बनाने की कोशिश है। खबर है कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के आदेश जारी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने कई गांवों को तबाह किया। दावा किया गया कि करीब 90% मकानों से हिजबुल्लाह से जुड़ा सामान बरामद हुआ है। यानी अब यह जंग केवल बॉर्डर की नहीं रह गई, बल्कि बॉर्डर देने की सोच में बदल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल पूरे इलाके में लॉन्च साइट्स और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की रणनीति साफ है कि दुश्मन मुल्क की जमीन पर कब्जा करके बफर जोन बनाया जाए ताकि अपनी जमीन सुरक्षित रखी जा सके। हालांकि इसकी बड़ी कीमत मानवता को चुकानी पड़ रही है। बड़े पैमाने पर विस्थापन, गांव का विनाश और शरणार्थी संकट बड़ी समस्या बन सकता है। इजराइल की हमेशा से कोशिश रही है लेबनान के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में करने की और ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की, और यही वजह है कि अब एक बार फिर इजराइल बफर जोन येलो लाइन के माध्यम से तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते हैं मैप के जरिए आखिर इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान क्या है। देखिए, पहले तो सबसे पहले इस मैप को समझिए। ये लेबनान का हिस्सा और किस रूप में इजराइल का ये हिस्सा है, उसके एक तरफ है सीरिया और दूसरी तरफ लेबनान। अब मैं आपको कुछ इजराइल के बफर जोन के बारे में बताती हूँ। इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर है लेबनान मौजूद, साथ ही एक और है गोलान हाइट्स। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में आप देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा, दक्षिणी हिस्से में आपको गाजा नजर आएगा। अब आप समझिए, माना जा रहा है कि इजराइल की जो रणनीति है वो लेबनान में एक बफर जोन तैयार करने की है, और ये है वो पूरा एक तरह से ये ब्लू लाइन है। आगे की तरफ बफर जोन कैसे तैयार करना चाह रहा है लेबनान। रणनीति लेबनान में बफर जोन तैयार करने की है, यानी कि इजराइल बॉर्डर से लगा हुआ जो लेबनान का हिस्सा है उसके एक बड़े हिस्से पर वो कब्जा करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और उसे वो बफर जोन में बदल देना चाहता है ताकि जो इजराइल का उत्तरी हिस्सा है वो सुरक्षित हो सके। अब इजराइल का जो मुख्य मकसद है वो सिर्फ ग्रेटर इजराइल का हिस्सा नहीं, बल्कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर ढकेल देना है। ये जो आपको ये जहरानी रिवर नजर आ रहा है उसी के आगे का ये हिस्सा है। अब दूसरी तरफ ये इलाका लेबनान के करीब 8% हिस्से को कवर करता है। अब इजराइल जो योजना बना रहा है उसके अनुसार सीमा से 5 से 10 किलोमीटर वो अंदर तक जाए और ये बफर जोन तैयार कर सके। अब खबर तो ये है कि इस इलाके से लोगों को घर छोड़ने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है इजराइल की तरफ से। बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने कुछ गांवों को बर्बाद भी कर दिया। दावा ये किया गया कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार छिपे हुए थे, और ये जो आप एरो देख रहे हैं आगे की तरफ, दरअसल यही एक तरह से वो बफर जोन बताया जा रहा है, खासतौर से जो इजराइल और लेबनान के बीच का हिस्सा है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 ऑयल टैंकर्स को रोका है। बड़ी जानकारी। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई। ईरान ने कुछ और टैंकर्स को रोका है।
2 ऑयल टैंकर्स हैं जिन्हें रोकने की खबर है। बोत्सवाना और अंगोला फ्लैग वाले ये जहाज हैं जिन्हें ईरान ने ना सिर्फ रोका बल्कि वापस लौटा भी दिया। तनाव के बीच तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट पर तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर तनाव देखने को मिला है। एक बार फिर इजराइल और लेबनान की बात करते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच में जो तनाव इतने लंबे समय तक नजर आ रहा था, वो सीज फायर के साथ में समझौता हुआ। माना जा रहा था कि थोड़ी शांति स्थापित होगी फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वो अभी तक जमीन पर समझौता उतर कर नजर नहीं आया। लेबनान में अभी भी इजरायली बारूद बरस रहे हैं। इस बीच इजराइल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। क्या है वो खबर, देखिए रिपोर्ट में। ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और वो किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही वजह रही कि ईरान ने बातचीत के लिए जो शर्तें रखी उनमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करने की मांग भी थी। हालात ऐसे हो गए कि लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए अमेरिका को भी एक्टिव होना पड़ा। आखिरकार लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ और ईरान ने होर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में उसने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए होर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया। सवाल ये उठ रहा है, क्या वास्तव में लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हो गया है? क्योंकि लेबनान की जमीन अभी भी इजराइल के हमलों से दहल रही है। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में गाजा की तरह नए येलो लाइन बनाई है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। उधर इन हमलों को हिजबुल्लाह ने लेबनान का अपमान बताया। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में नई येलो लाइन बना ली। इजरायली सेना ने दक्षिण में मौजूद उन जगहों पर नए हमले किए जिन्हें उसने खतरा बताया था। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने कई गांवों पर गोलीबारी की और हवाई हमले भी किए। बताया जा रहा है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला किया। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके येलो लाइन की ओर बढ़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने अपनी कार्रवाई को संघर्ष विराम का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया। हालांकि समझौते के मुताबिक इजरायल को सेल्फ डिफेंस में हमले करने की छूट है। खबरों के मुताबिक लेबनान के 55 गांवों पर इजरायल ने अपना कब्जा बनाए रखा है। हिजबुल्लाह कमांडर नईम कासिम ने इसे लेबनान का अपमान बताया। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक कूटनीतिक प्रयास जारी हैं तब तक इजरायल के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कासिम के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में अभी बहुत से लोग सड़कों पर हैं और अपने अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। उधर इजरायल का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन के दक्षिण में तैनात आईडीएफ सैनिकों ने कुछ आतंकवादियों की पहचान की। इन्होंने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया और येलो लाइन के उत्तर से सैनिकों की ओर इस तरह बढ़े जिससे खतरा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इजराइल और लेबनान के बीच में जिस तरह से बड़ा तनाव है और ग्रेटर इजराइल का जो बड़ा दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से और जो बफर जोन तैयार किया जा रहा है, दरअसल असल में वो लेबनान के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और वो काफी हद तक उसको इंप्लीमेंट भी कर रहा है। कैसे, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये झंडा आपको इजराइल का नजर आ रहा है, लेकिन ये इजरायली धरती नहीं है। दरअसल ये लेबनान की धरती है जहां पर
इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कब्जा करने का दावा किया है और ये लेबनान का वही दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है जो अपने कंट्रोल में इजराइल करना चाहते हैं और यही एक बड़ी प्लानिंग रची जा रही है। समझिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको मलबे का ढेर नजर आता है और उस मलबे के ढेर में बीच में ये झंडा लहराता हुआ इजराइल का, और ये धरती है लेबनान की। दक्षिणी लेबनान के हिस्से में एक बड़े हिस्से को इजराइल अभी कब्जे में ले चुका है और सिर्फ यही नहीं, दक्षिणी लेबनान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं कि वो उनके कंट्रोल में है। तो ये बाकायदा एक रणनीति के साथ में अपने इस बफर जोन को तैयार करने की कोशिश इजराइल की जा रही है। खबरों के मुताबिक इजराइल लेबनान में एक येलो लाइन बनाने की तैयारी में भी है। दरअसल इजराइल लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने देश को सुरक्षित कर सके। आपको बताते हैं कि गाजा में आखिर येलो लाइन क्या है जिसकी तर्ज पर इजराइल खासतौर से लेबनान के इस इलाके में भी येलो लाइन बनाना चाहता है। दरअसल गाजा में येलो लाइन समझिए, गाजा में आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से बफर जोन के रूप में उसे एक तरह से तैयार किया गया। इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र को और जो फिलिस्तीन वाला आबादी का जो हिस्सा है उसके बीच में एक लाइन तैयार की गई। इजरायली सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र को एक तरह से ये लाइन दर्शाती है। इस लाइन का मतलब ही ये है कि इस लाइन तक इजराइल की सेना का नियंत्रण क्षेत्र है। अब ये जो येलो लाइन तैयार की गई है, इस लाइन की वजह से गाजा के करीब 55% हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण मौजूद है। इजरायली कब्जे में ज्यादातर कृषि भूमि आ चुकी है और मिस्र से लगी सीमा भी इस दौरान है। अब ये जो येलो लाइन है उसके करीब आने वालों पर आईडीएफ हमले करना शुरू कर देती है। जैसे ही कोई इस बफर जोन पर आता है, चाहे बात वो फिलिस्तीन की तरफ से हो या फिर मिस्र की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। और ठीक इसी तरह से एक येलो लाइन या बफर जोन तैयार करना चाहता है इजराइल सीधे सीधे लेबनान में, वैसा फिलिस्तीन और दूसरी तरफ यहाँ पर लेबनान। तो ये ग्रेटर इजराइल का फॉर्मूला है दरअसल नेतन्याहू का। और नेतन्याहू की ये प्लानिंग कितनी गंभीर है, कितनी साजिश है, वो पूरी दुनिया जानती है। बड़ी साजिश के अनुसार गाजा वाले हिस्से में बाकायदा येलो लाइन तैयार की और अब दक्षिणी लेबनान के हिस्से में भी ऐसे ही बफर जोन तैयार करके उस पर कब्जा करना चाहता है इजराइल। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर ईरान अमेरिका की तनाव से जुड़ी हुई। ईरान को अमेरिका का, ये कहा जाए ईरान की अमेरिका को दो टूक जवाब है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कह रहे हैं ईरान अपना यूरेनियम किसी भी कीमत पर अमेरिका को नहीं देगा। यूरेनियम के मुद्दे पर कोई समझौता होगा ही नहीं। बातचीत से पहले यूएस की तमाम जो बड़ी शर्तें हैं वो ईरान खारिज कर चुका है। दरअसल कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को अमेरिका के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और यह अफवाह फैलाई गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो दूत बनकर अमेरिका के माध्यम से पहुंचा था ईरान, और ये कहा कि ईरान तैयार है। लेकिन ईरान ने इन तमाम स्पेक्यूलेशंस पर विराम लगा दिया, इन तमाम संभावनाओं पर विराम कर दिया। यूरेनियम के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और ईरान अपने ये तमाम यूरेनियम समझौते किसी को भी नहीं साझा करेगा। मिडिल ईस्ट में जंग का असर यूरोप पर भी पड़ सकता है। खबर है कि यूरोपीय देशों पर हमले बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों, जानिए इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ जंग में यूरोप ने भले ही अमेरिका का साथ नहीं दिया, बल्कि ईरान के साथ बातचीत की कोशिश की, विवाद को शांति से सुलझाने की कोशिशें करते रहे। लेकिन अब खतरा यूरोप पर भी बढ़ रहा है। ईरान युद्ध के चलते ब्रिटेन और यूरोप में आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि रिपोर्ट में ड्रोन, आगजनी और प्रॉक्सी हमलों की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि लंदन में संदिग्ध सामान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ईरान युद्ध के कारण पूरे यूरोप में आतंकवादी हमलों का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध अब शैडो वॉर का रूप ले सकता है, यानी सीधे युद्ध की जगह छोटे छोटे हमले हो सकते हैं, जैसे आगजनी, ड्रोन हमले या लोगों और समूहों से हिंसा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआरजीसी यूरोप और ब्रिटेन में अपने समर्थक समूहों के जरिए हमले करवा सकता है।
इसके लिए आपराधिक गिरोह का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हमलों का पता लगाना मुश्किल हो। ऐसे हमलों का निशाना अमेरिका, यहूदी ग्रुप्स और इजराइल से जुड़े लोग संस्थान हो सकते हैं। माना जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर हमले हो सकते हैं, यानी एक अकेला शख्स अचानक ही ग्रुप पर अटैक कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आपराधिक गुटों के हमले गैंग वॉर की शक्ल में हो सकते हैं ताकि उंगली सीधे तौर पर ईरान या IRGC की ओर ना उठे। रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक हमलों में खर्च बहुत कम होता है, लेकिन इससे दहशत फैल जाती है, यानी बेहद कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा डर फैलाया जा सकता है। ब्रिटेन में कुछ दिन पहले ही यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तरी लंदन में यहूदी समुदाय की एम्बुलेंस सेवा की 4 गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसे पुलिस ने यहूदी विरोधी हमला बताया। दरअसल यूरोप में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो IRGC के संपर्क में हैं और माना यह जा रहा है कि इन्हीं गैंग्स के जरिए ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए आपको बताते हैं वो गैंग्स कौन कौन सी हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि उन गैंग्स में कई बड़े नाम हैं, इसमें फॉक्सट्रॉट गैंग भी शामिल है। दरअसल इस गैंग का सरगना रावा माजिद उर्फ कुर्दिश फॉक्स बताया जाता है। ईरानी कुर्द मूल का रावा माजिद है जो कि स्वीडन से एक तरह से इस गैंग को ऑपरेट करता है। बेल्जियम, फिनलैंड तक इसके नेटवर्क माने जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये गैंग ड्रग तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की खबरों के अनुसार, मतलब उसका काम रहता है। खबरों के अनुसार यूरोप में यहूदी ठिकानों पर भी एक तरह से ईरान इस गैंग का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं 2024 में स्टॉकहोम में जो इजरायली दूतावास पर हमले हुए वो दरअसल इसी गैंग का किया हुआ काम था। इसके अलावा अगला नाम आता है हेल्स एंजल्स गैंग का। जर्मनी से ऑपरेट करता हुआ ये गैंग यूरोप के 25 से ज्यादा देशों में अपने नेटवर्क को मजबूत रखता है। मोटरबाइक गैंग के नाम से ये कुख्यात माना जाता है और इस गैंग का नाम दरअसल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में ही आता है। 2021-22 में इजरायली धार्मिक स्थलों पर हमले में एक तरह से इस गैंग का नाम आया। अगला नाम आता है अबाउच चेकर गैंग का। इस गैंग को अरब मूल का क्रिमिनल गिरोह चलाता है और माना जाता है कि ये गैंग हिजबुल्लाह और IRGC के संपर्क में है और ये तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी शामिल माना जाता है। इसके अलावा कई और गैंग्स हैं जैसे मोक्रो माफिया गैंग जो कि नीदरलैंड्स और बेल्जियम में एक्टिव है। मोरक्को मूल के अपराधी दरअसल इस गैंग को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं और इस गैंग के लोगों की बंदरगाहों पर बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। बताया जा रहा है कि इन बंदरगाहों के रास्ते तस्करी करके हथियार गैंग्स को पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अलावा जासूसों को भी यूरोप में पहुंचाने का ये गैंग एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है। लेकिन आप समझिए मिडिल ईस्ट में भी ऐसे ही तमाम बड़े अलग अलग प्रॉक्सीज के गैंग्स एक्टिव हैं जो एक बड़ी चुनौती इजराइल और अमेरिका को देते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से अब विस्फोटक मोड पर पहुंचते नजर आते हैं। हॉर्मुज लॉक है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। ऐसे में ईरान अपने कदम पीछे खींचने के बजाय और आक्रामक नजर आ रहा है। समंदर में फायरिंग, टैंकरों पर खतरा और बढ़ता सैन्य दबाव, ये सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और तेल सप्लाई पर सीधा असर डालने वाला बड़ा संकट है। अब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से नाराज हो चुके हैं हॉर्मुज लॉक करने पर। ट्रंप की ईरान को सीधे सीधे सख्त चेतावनी है, ब्लैकमेलिंग अगर किया तो काम नहीं होगा। समंदर में सैन्य हलचल फिर से बढ़ चुकी है। खाड़ी में अब तैनाती और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। सीज फायर पर खतरा जिस रूप में नजर आया तो उसकी वजह से अब एक बार फिर से टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज लॉक पर भड़के ट्रंप। नई पाबंदी पर धमकी दी। ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं। मिडिल ईस्ट में हालात पल पल बदल रही है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर शुक्रवार को राहत की खबर आई थी, वही शनिवार आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई।
ईरान के यू टर्न और समुद्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर से दुनिया को चिंता में डाल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा हमला करते हुए साफ कहा कि अब वो हॉर्मूज स्ट्रेट के जरिए अमेरिका या दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की सैन्य क्षमता और नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा था कि ईरान दशकों से क्षेत्र में अस्थिरता फैलाता जा रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेट जारी रहेगा। असल विवाद तब बढ़ा जब ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने के बाद ही फिर से सख्त नियंत्रण लागू कर देता है। शुक्रवार को ईरान ने ऐलान किया था कि जलमार्ग कमर्शियल जहाजों के लिए खुला रहेगा। इसके बाद कई टैंकर, जिनमें कुछ पहले प्रतिबंधित जहाज भी थे, इस रास्ते से गुजरने लगे। करीब 8 से ज्यादा जहाजों ने इस रूट का इस्तेमाल किया, जिससे लगा कि हालात असामान्य हो रहे हैं। लेकिन शनिवार को अचानक ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर दी और आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी। हालात और भी बदतर तब हो गए जब रिपोर्ट्स सामने आई कि ईरानी गनबोट्स ने ओमान के पास एक कमर्शियल टैंकर पर फायरिंग की। हालांकि जहाज और क्रू सुरक्षित रहे, लेकिन यह घटना संकेत देती है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहाँ बढ़ता तनाव सीधे सीधे तेल की कीमतों, सप्लाई पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सियासत अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव रहता है, तो वहीं उससे भी बड़े ट्रेड रूट पर चीन ने चाल चल दी। जी हां, ड्रैगन अब सीधे दुनिया को सप्लाई लाइन को कंट्रोल करने की तैयारी में है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अब दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज से भी बड़ा खतरा है दुनिया पर। समंदर पर चीन अब पहरा देने की तैयारी है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर अब खासतौर से चीन की तरफ से नाकेबंदी की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि ये वो हिस्सा है जहां पर दुनिया का 33% व्यापार एक तरह से होता है, जिस पर चीन की नजर है। एंट्री गेट पर बैरिकेड है और इसके साथ ही अगर ऐसा हुआ तो जो ग्लोबल रूट है वो बंद हो जाएगा। अब इसके साथ ही फिलीपींस बनाम चीन नजर आता है और समंदर में बड़ा टकराव भी। स्कारबोरो शोल अब जंग का नया मैदान बनता हुआ नजर आता है। चीन का सी कंट्रोल मिशन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया अलर्ट मोड पर है। अब आप ये समझिए, ये जो पूरा हिस्सा है, दरअसल वो 352 मीटर लंबा एक तरह से अवरोधक लगाने का दावा चीन का किया जा रहा है और 4 फिशिंग बोट्स और जहाज से इस पूरे इलाके को सील करने की कोशिश चीन की है। हॉर्मूज से भी बड़ा समुद्री खेल। एंट्री गेट पर चीन का पहरा। दुनिया की सांसें थामने चला चीन। एशिया के समुद्र में सुलगती साजिश अब खुलकर सामने आ गई है। जहां कभी सिर्फ व्यापार चलता था, अब वहां ताकत की तैनाती हो रही है और इस बार दांव इतना बड़ा है कि इसका असर सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन ने अब उस समुद्री रास्ते पर नजरबंदी शुरू कर दी है, जिससे दुनिया का करीब 33% व्यापार गुजरता है। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये है दक्षिण चीन सागर और अब ये इलाका बनता जा रहा है वैश्विक टकराव का सबसे खतरनाक मैदान। ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों से, जहां चीन ने पहली बार इस समुद्र के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। ये कार्रवाई हो रही है स्कारबोरो शोल के पास। चीन ने यहाँ 332 मीटर लंबा फ्लोटिंग बैरियर लगाया है। साथ ही एक जहाज, 4 फिशिंग बोट्स की तैनाती की गई है। पानी के नीचे पनडुब्बियों की मौजूदगी, ऊपर से घेराबंदी, नीचे से निगरानी, यानी पूरा इलाका कंट्रोल जोन में बदलने की तैयारी है। ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, ये है ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन।
पूरी दुनिया के कुल व्यापार का 33% साउथ चाइना सी के जरिए होता है। अगर इसे ब्लॉक या कंट्रोल किया जाता है तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम की स्थिति हो सकती है। सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, चीन और ताइवान जैसे देश इसी रास्ते से अपना व्यापार करते हैं। इस द्वीप के अधिकांश हिस्सों में पहले से ही चीन का कब्जा है, लेकिन हाल के दिनों में कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन इसे पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। जानकारों का कहना है कि चीन के इस कदम से इस इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस पहले से अपना दावा करता रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग को लेकर चीन ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो जिस तरह से चीन लगातार साजिशें रच रहा है और ईरान और अमेरिका के बीच के इस तनाव का बड़ा फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बार बार ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरी परिस्थितियों में चीन सबसे बड़ा बादशाह बनकर उतरा है, क्योंकि अमेरिका के साथ की उसकी पुरानी अदावत तो है ही और इस युद्ध ने अमेरिका को मुसीबतों में डाल दिया। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या चीन दुनिया की सांसें रोकने की तैयारी कर रहा है? क्या ये सिर्फ फिलीपींस को दबाने की चाल है या फिर ग्लोबल ट्रेड पर कब्जे की साजिश? क्या आने वाला वक्त दुनिया के लिए समंदर की इस जंग का संकेत है? ये इलाका सिर्फ पानी नहीं, पावर का खेल है। फिलीपींस को 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत से समर्थन मिला था। स्थायी मध्यस्थता कोर्ट ने साफ कहा था ये इलाका चीन का नहीं है, लेकिन चीन के फैसले को ठुकरा दिया और अब जमीनी नहीं समुद्र कब्जा मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ बैरिकेड नहीं है, ये है समुद्र नियंत्रण सिद्धांत का जीवंत उदाहरण। चीन क्या चाहता है? एंट्री गेट पर कंट्रोल, जहाजों की निगरानी, दुश्मन की मूवमेंट रोकना और धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा करना, यानी बिना युद्ध के समुद्र पर कब्जा पाना। ऐसे में अगर हालात बिगड़े तो फिलीपींस सैन्य प्रतिक्रिया दे सकता है, जापान भी कूद सकता है और अगर अमेरिका पहले से ही एक्टिव है फिर साउथ चाइना सी बन सकता है नया वॉर जोन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से तेल गुजरता है, लेकिन साउथ चाइना सी उससे भी बड़ा है, क्योंकि यहां से सिर्फ तेल नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। चीन ने समुद्र में दीवार खड़ी कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे तोड़ेगी या इसके आगे झुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई शक नहीं कि मिडिल ईस्ट के इस तनाव का फायदा अब कहीं ना कहीं ड्रैगन भी उठाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने कंट्रोल करने की कोशिश की, अमेरिका उस पर दावा ठोक रहा है, तो दूसरी तरफ फिलीपींस जिस इलाके से 33% दुनिया का कारोबार होता है उस जगह पर चाइना ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की नाकेबंदी के जरिए और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि इस इलाके को अगर चाइना ने अपने कंट्रोल में कर लिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और यही वजह है कि एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ती हुई नजर आती है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।